नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने हिंदी की कक्षा 9th की दो बैलों की कथा अपने पढ़ने जा रहे हैं, प्रेमचंद की। तो अपने इस पे बात करते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद के जीवन परिचय का बात करते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट पर्सन देखेंगे जो पेपरों में आते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैसे अपने को पाठ पढ़ना चाहिए और उससे मुख्य मुख्य पर्सन क्या क्या होते हैं वो देखने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उनका मूल नाम धनपत राय था। तो प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता था। शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित। आप देखो, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो किस नाम से संकलित है। मानसरोवर और 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिस उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, संजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब देखो, यहाँ दो बैलों की कथा के अंदर से इम्पोर्टेंट लाइनें निकल के आती हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग भी किया। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न आता है कि दो बैलों की कथा किससे भावना से जुड़ी हुई है। तो ये प्रश्न जब अपने सामने आएगा तो उत्तर होगा आज़ादी के आंदोलन की भावना से। ठीक है, अब देखो, जब हम दो बैलों की कथा पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर एक शब्दार्थ आते हैं पेपर के अंदर कई बार। तो हमें वो शब्दार्थ भी आने चाहिए, क्योंकि हम पाठ को तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके अर्थों को नहीं समझ पाते हैं, और वहाँ पर पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, तो आप इस तरह से पाठ को पढ़ें, इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखें। ये देखो, यहाँ पर दिया गया जैसे शब्द संपदा निरापद। निरापद का मतलब होता है सुरक्षित। ठीक है, इस तरह से आपके सामने ये शब्द दिए हुए होंगे और इसका अर्थ आपको आना चाहिए। इसी तरह से सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। ठीक है, पछाई, पछाई का मतलब है पालतू पशुओं की नस्ल। गोई, गोई का मतलब है जोड़ी। कुलेल, कलोल करना, क्रीड़ा। इस तरह के शब्द पाठ में आएंगे और हमें उसके अर्थ ध्यान होने चाहिए। प्रश्न पूछ लेते हैं। विषाद का अर्थ होता है उदासी। पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा। गण्य, गण्य, सम्मानित। विग्रह, अलगाव। पगहिया, पशु बांधने की रस्सी। इस तरह से। फिर देखो, गराव, फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद होता है विरोध। ठीक है, टिक्कार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसलत, हितकर, रगेदना, खदेड़ना। मल्लयुद्ध, कुश्ती। साबिका, वास्ता, सरोकार। काजी हाउस। ठीक है, मवेशी खाना वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर नीलाम किए जाते हैं। रेवड, पशुओं का झुंड। उन्मत्त,
मतवाला, थान, पशुओं को बांधने की जगह और उत्साह, उत्सव, आनंद। इस तरह से अपने को कई बार पूछ लेते हैं। जैसे ये शब्द आ जाता है थान, थान शब्द का अर्थ क्या है, तो पशुओं को बांधने जाने की जगह। तो इस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमें आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो पेपर के अंदर ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये सारे प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से भी पेपरों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी हम जब पूरे पाठ को पढ़ लेंगे तो इन सब के उत्तर भी दे पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे यहाँ पे दिया बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, तो ही भी वाक्य में किस बात पर जोर देता है, तो ये ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह में आपको सीधा दे देंगे बस इतना ही काफ़ी है, इसमें ही क्या है, मतलब निपात का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से अपने को पेपरों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पेपर में प्रश्न आते हैं और क्या है। तो इसके लिए आपको पाठ को पूरा पढ़ना ज़रूरी है, और जब आप पाठ को पूरा पढ़ोगे तो उसके अंदर से प्रश्न निकल निकल के आएंगे। तो पाठ को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पहले पूरे पाठ को पढ़ो और फिर उसमें से प्रश्न निकालो। तो देखो हम शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा, क्योंकि आप बने रहे मेरे साथ, लंबा हो सकता है पाठ लेकिन अपने को ये समझना है पूरी तरह से। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापराध सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को भी क्रोध करते नहीं सुना या न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखेगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। अब देखो ये कुलेल आ गया, मतलब क्रीड़ा। यहाँ पर इस तरह से शब्द आएंगे, मैंने आपको समझाया था अभी, कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो यह उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी कि दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण वे हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, पर आदमी से उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय यानी कि बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। अब देखो यहाँ इस तरह से मुहावरों का प्रयोग हो रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है, सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में नगण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसमें कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हमें गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। ठीक है, इस तरह से ये तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि किसका तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। झूरी काछी, अब देखो झूरी शब्द आ गया काछी के। दो बैलों के नाम से थे हीरा और मोती। देखो अब ये पूरी कहानी हीरा और मोती की है। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि दो बैलों की कथा में दो बैलों का नाम क्या है, तो हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी जाति के हैं, तो पछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत दिनों के साथ साथ रहते,
दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों सामने आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी। इस तरह से हमें ये पढ़ने होंगे। ठीक है, अब आप समझ